एसडीएम साहब की पोस्टिंग अयोध्या में होती है और वहां पर जब वो मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे तो वो एक बुजुर्ग महिला से फूल खरीदते हैं, लेकिन उन्हीं के पास में खड़ी एक जवान लड़की जो कि फूल बेच रही थी वो छुपने लगती है। एसडीएम साहब वहां से आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद अब एसडीएम साहब उस महिला को छुपकर देख रहे थे। जैसे ही वो महिला अपने चेहरे से नकाब हटाती है तो एसडीएम साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भागे दौड़े उस महिला के पास आकर पूछते हैं कि सुनीता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आखिर सुनीता कौन थी? एक मामूली सी फूल बेचने वाली जो लड़की थी वो कौन थी? एसडीएम साहब उसे क्यों जानते थे? ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू होती है। अयोध्या में इस कहानी का कहते हैं एक तरीके से अंत ही होता है। कहानी बहुत ही रोचक है और बने रहें वीडियो में अंत तक हमारे साथ, क्योंकि पूरी कहानी जब आप जानेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी में एक लड़की, जो लड़की का नाम सुनीता होता है और लड़के का नाम सुरेश होता है, दोनों एक कॉलेज में पढ़ा करते हैं। सुरेश जिसके पिता सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन सुनीता जिसके पिता एक मामूली सी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और उसी से उसका गुजारा होता है। सुनीता जो कि अकेली संतान है अपने माता पिता की। सुनीता की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से हुई थी, क्योंकि उसके पिता जो कमाते थे वो सारा कुछ सुनीता पर ही लगाया करते थे, लुटाया करते थे, खर्च किया करते थे। बहुत अच्छी जिंदगी चल रही थी और जिस कॉलेज में सुनीता पढ़ती है उस कॉलेज में अमीर घरों के बच्चे पढ़ा करते थे और वहीं पर सुरेश भी पढ़ता है। शुरुआती दौर में ये दोनों एक दूसरे को एज ए फ्रेंड जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे की बातें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। दोनों पढ़ाई में बेहद तेज थे, एक दूसरे से कंपटीशन रखा करते थे और सोचते थे कि जीवन में एक सरकारी नौकरी जरूर प्राप्त करनी है। और इसी सोच के अंतर्गत वो आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते जाते हैं और उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो दोनों के वादे होते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे, और प्यार करते थे बेहद, और उनके प्यार के किस्से पूरे कॉलेज में फैल चुके थे। सभी लोग समझते थे कि सुनीता और सुरेश एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते और इसी मंशा के साथ अब वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, जो सुरेश होता है उसके पिता उसे भेज देते हैं एक कोचिंग सेंटर में सरकारी नौकरी के लिए, और जो ये लड़की है ये कहती है कि मैं भी तैयारी कर रही हूँ, घर से ही कर रही हूँ। अभी तक सुरेश की और सुनीता की फोन पर बातें होती थी। सुनीता उससे बात कर लिया करती थी, कोई दिक्कत नहीं था। लगभग 2 से ढाई साल लग जाते हैं सुरेश को एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने में। सुरेश एसडीएम बन जाता है, लेकिन वो बहुत जब मेहनत करता है तो जब वो एसडीएम बनता है तो वो तुरंत सुनीता पर फोन करता है। सुनीता फोन उठाती तो है और जैसे ही उसे पता चलता है कि सुरेश एसडीएम बन गया है तो वो फोन काट देती है। लेकिन जब फोन कटता है तो सुरेश सोचता है कि हो सकता है कि भाई वैसे ही फोन कट गया है, आगे फिर बात करेगी। लेकिन दोस्तों, वो फोन हमेशा के लिए कट चुका था। सुनीता ने उसी वक्त अपना नंबर बदल लिया था। सुरेश कई बार कोशिश करता कि मैं उससे बात करूं, लेकिन अब उसका नंबर नहीं लगता है। और इधर सुरेश को अपनी जो ट्रेनिंग है उसके लिए भी जाना था। लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो वापस आता है। वापस आने के बाद उसकी पोस्टिंग अयोध्या में होती है। जब उसकी पोस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद वो वहाँ जॉब करता है और काफ़ी बार वो सुनीता को ढूंढता है, लेकिन सुनीता उसे कहीं भी नहीं मिलती है। अब जब उसका बेटा बड़ा हो चुका है, जो सुरेश का पिता है, वो कहता है कि बेटा अब तुम सक्षम हो चुके हो, पढ़ लिख कर बिल्कुल समृद्ध हो, तो अब तुम्हें जॉब करनी चाहिए, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी जॉब भी अच्छी है। तो इस बात को सुनकर लड़का बहुत खुले विचारों का था, परिवार भी खुले विचारों का था। सुरेश अपनी सारी प्रेम कहानी अपने पिता को बताता है। कहता है कि पिताजी, मैं शादी तो कर लेता, लेकिन जिससे मैं प्यार करता हूँ वो कहीं खो गई है। काफ़ी समय से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, उसका फ़ोन नंबर भी बंद है। पिता कहता है कि बेटा मुझे बताओ उसका एड्रेस, मैं वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ सुरेश कहता है कि मैं वहाँ जाकर आ गया हूँ। वहाँ से वो लोग अचानक गायब हो गए। कहाँ चले गए कोई पता नहीं है। क्या करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जो उनका घर था वो बेच चुके हैं और आखिर वो अचानक गायब कैसे हो गए। ये कहानी सुनकर पिता की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उनका बेटा सक्षम हो चुका था, लेकिन फिर भी उसके अंदर घमंड मात्र भर भी नहीं था।
वो जिस लड़की से प्यार करता था उसी का इंतजार कर रहा था। अब पिता भी कहता है कि ठीक है बेटा, तुम इंतजार कर रहे हो तो हम भी इंतजार करेंगे, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है और ना ही कोई जल्दी है। अब सुरेश हर मंदिर, हर जगह जाकर दुआ मांगता, मन्नत मांगता, भगवान से हर वक्त आग्रह करता कि कहीं भी मुझे सुनीता मिल जाए। लेकिन दोस्तों, उसे सुनीता कहीं भी नहीं मिलती है। अब वो सोचता है कि अयोध्या में मेरी ड्यूटी है और अयोध्या में ही क्यों ना वहां पर भगवान से जाकर एक कहते हैं गुहार लगाई जाए, क्या पता मेरी सुनीता मुझे मिल जाए। दोस्तों, मान लो इसके जीवन का आज वो बहुत बड़ा दिन था। एसडीएम साहब आते हैं अपनी ड्यूटी के बाद शाम के समय मंदिर पर आने के बाद वहां पर कुछ महिलाएं फूल बेच रही थी। एक बुजुर्ग महिला थी जिससे वो फूल खरीदता है। फूल खरीदने के बाद जब वो आगे चलता है तो उसी की साइड में एक लड़की थी जिसने उसे देखकर अपना चेहरा छुपा लिया था अपनी चुन्नी से, अपने दुपट्टे से। वो उसे नोटिस कर रहा था लेकिन वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो अब वो अपना दुपट्टे से चेहरा उघाड़ देती है, यानी हटा देती है दुपट्टे को। जैसे ही उसे वो छुप कर देख रहा था और उसे चेहरा नजर में आता है तो वो और कोई नहीं सुनीता होती है। और वो वहीं से भागा दौड़ा सुनीता के पास आता है और कहता है कि सुनीता, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुमने अपना घर क्यों बेच दिया? मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या परेशानी हुई मुझे बताओ। दोस्तों, सुनीता उसे देखकर जोर जोर से रोने लगती है और उससे वहां भी छुपने की कोशिश कर रही थी, दूर जाने की, लेकिन दोस्तों वो लड़के से दूर नहीं जा पाती है। अब एसडीएम साहब पूछते हैं कि मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, अगर तुमने सब कुछ साफ साफ नहीं बताया तो फिर देख लेना। अब लड़की बताती है अपनी कंडीशन। दोस्तों, लड़की के साथ वाकई में बहुत बुरा हुआ था और इसके बाद कहानी में और भी इंटरेस्ट आएगा कि भाई ये सब कुछ जानने के बाद क्या ये लड़का इसे अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। चलिए आगे सुनते हैं। अब ये बताती है कि जब मैं और आप फ़ोन पर बात किया करते थे तो उसी समय जब मेरा पेपर था तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था। इसी वजह से मैंने तुमसे कहा था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पा रही हूँ, अगली बार दूंगी। दरअसल मेरे पापा को एक्सीडेंट हुआ और उसी समय हमारी कमाई बंद हो गई। मैंने काम करना शुरू किया और अपने पापा का इलाज कराना शुरू किया, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी मेरे पापा की जान नहीं बच पाती है। अब घर में मैं और मेरी माँ रह जाती हैं और हम लोग उस घर को बेच देते हैं क्योंकि मेरे पापा के इलाज में बहुत पैसा लगा था। इतना पैसा कि जिसका मैं दे नहीं सकती थी कमा कमा कर, इसलिए हमने घर को बेच दिया। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। अयोध्या में मेरी एक नानी, पड़ोस की नानी रहती हैं, जो कि ये जिनसे आपने फूल खरीदे थे, इन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर बहुत अच्छा काम है, फूल जब बिक्री करोगे तो आपको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे और यहाँ से मेरा गुजारा अच्छा चल रहा है। मेरी माँ की दवाइयों का खर्चा, क्योंकि मेरी माँ भी काफ़ी बीमार रहने लगी है। इस चीज़ को सोचने के बाद मैं, जब तुम्हारा फ़ोन आता है कि मैं एसडीएम बन चुका हूँ, तो उस वक्त मैंने ये सोच लिया था कि मेरी हालत कुछ अच्छी नहीं है और लोग तो शादी के बाद भी मुकर जाते हैं, सरकारी नौकरी लगने के बाद। तुम्हारी तो न शादी हुई है न सगाई हुई है, क्यों ना तुम मुझसे अलग हो, मैं ही तुमसे अलग हो जाऊं। इसीलिए मैंने तुमसे अलग होने का सोच लिया था और इसीलिए मैंने उस नंबर को बंद कर लिया और मैंने एक नया नंबर ले लिया। इस बात को सुनने के बाद सुरेश कहता है कि तुमने मुझे इतना ओछा समझा है, मुझे इतना घटिया समझा है, जो मैं प्यार की कीमत अपनी नौकरी से लगाऊंगा। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था, सच्चा प्यार करता हूँ और सच्चा प्यार करता रहूंगा। तुम्हें पता है पिछले 1 साल से पापा मेरे पीछे पड़ रहे हैं, शादी कर ले शादी कर ले, लेकिन मैं तुम्हें लगातार तलाश कर रहा हूँ। अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं तुम्हें क्यों तलाशता? तुम अभी मेरे साथ चल रही हो और तुम मुझसे शादी कर रही हो। यहाँ पर जो लड़की सुनीता है वो कहती है कि देखो, मैं अपनी मम्मी से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती, चलो मेरे घर चलते हैं, मम्मी से बात करते हैं। ये लोग उसी वक्त मंदिर में दर्शन करते हैं दोनों मिलकर और फूल चढ़ाते हैं। और ये जो लड़का है इसके सारे फूल खरीद कर इसकी जो नानी थी पड़ोस की उसे दे देता है और कह देता है कि आप अपने हिसाब से इनको बेच लीजिएगा। क्योंकि यहाँ जब ये बात कर रहे थे तो उस वक्त सुनीता ने कहा था कि मेरा काम का समय है, आप मेरा काम का समय बर्बाद ना करें, मुझे मेरे घर को चलाना है। उस वक्त इसने फूल 2000 के बेचे थे, वो सारे 2000 रुपये इसे दे चुका था वो लड़का। इसीलिए वो लड़की उसके साथ बैठी थी, कॉफ़ी पीते हैं साथ में, बातें भी की थी और बातों के बाद अब वो वहाँ से चल देते हैं। दोनों सुनीता के घर जाते हैं। सुनीता की माँ, जो कि चारपाई पर पड़ी हुई थी, अब वहाँ पर बैठकर ये दोनों माँ से बात करते हैं।
माँ जब ये बात सुनती है, क्योंकि माँ को भी पता था कि मेरी बेटी सुरेश नाम के एक लड़के से प्यार करती है, और इसीलिए जैसे ही सुरेश को वो देखती है तो माँ को ऐसा लगता है कि चलो मेरे बाद मेरी बेटी का कोई तो सहारा बनेगा। माँ से सुरेश शादी के लिए पूछता है तो माँ हाँ भर लेती है, और माँ कहती है कि मैं तो बहुत खुश रहूंगी जब मेरी बेटी से तुम शादी कर लोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे बिना मेरी बेटी कैसे रहेगी। मुझे हमेशा ये डर सताता है, और आज बेटा तुम आ गए हो तो मेरा ये डर समाप्त हो चुका है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, और तुम चाहो तो अभी ले जा सकते हो। मेरे पास तो मेरी पड़ोस की जो तुम्हारी नानी जो वहाँ फूल बेच रही थी वही मेरा ख्याल रख लेती है, और मैं भी अभी ठीक हो गई हूँ, काफ़ी इलाज करा लिया है। यहाँ पर सुरेश कहता है कि आप इनकी माँ हैं, मेरी भी माँ है, आपका इलाज मैं कराऊंगा, और दोनों को गाड़ी में बिठाकर वो अपने घर ले जाता है। घर ले जाने के बाद सुरेश के पिता को जब पता चलता है कि ये वो लड़की है सुनीता जिसकी वजह से हमारे बेटे ने शादी नहीं की, और ये उसकी माँ है जो कि काफ़ी बीमार है, दोस्तों खुले दिल से सुरेश का पिता, जो कि एक सरकारी अधिकारी था, आमतौर पर सरकारी अधिकारियों में बहुत ज़्यादा घमंड पाया जाता है। मैंने कई लोगों को देखा, अभी-अभी एक व्यक्ति था, शायद वो सरकारी था, और वो बहुत एटीट्यूड में कह रहा था कि मेरे पास क्या यही समय है इन कामों को करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स खुद ला कर दो। दोस्तों ऐसा एटीट्यूड लोगों में आ जाता है, पर ऐसे लोगों के मुँह नहीं लगना चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में छोटे-छोटे बैरियर्स होते हैं जिनसे अगर आप लड़ते हो, टाइम वेस्ट करते हो, तो आपका टाइम कीमती प्रीशियस टाइम खत्म हो जाता है। इसीलिए ऐसे ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। ऐसे लोग जैसे कि सुरेश और सुरेश के पिता, जो कि बहुत ही अच्छे लोग थे, जिन्होंने बिल्कुल भी जीवन में कभी भी कोई घमंड नहीं किया, क्योंकि इनके घर में बचपन से सरकारी नौकरी थी। सुरेश के पिता सरकारी थे और अब सुरेश भी सरकारी बन चुका था। इसी तरीके से ये विनम्र तरीके से रहते हैं, और यहाँ पर जो सुनीता है उसकी माँ का इलाज करवाया जाता है, और माँ के इलाज के बाद उसे वहीं पर रखा जाता है, और राजी खुशी इन दोनों की शादी करवाई जाती है। शादी के बाद एसडीएम साहब अपने सरकारी आवास में अपने दोनों परिवारों को लेकर जाते हैं, अपने माता-पिता को भी और अपनी सास को भी। कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत राज़ी खुशी ये लोग रहते हैं। धीरे-धीरे वक़्त के साथ इन्हें एक बेटा और एक बेटी हो जाती है, और आज ये लोग खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे हैं। साथ ही साथ जो एसडीएम साहब थे, उन्हें लड़की सुनीता की काबिलियत का पता था, और उन्होंने कहा था कि तुम अपने टेस्ट की तैयारी करो, बाकी सब मैं सँभाल लूँगा। हालाँकि सुनीता ने मना किया था, लेकिन ससुर के इंसिस्ट करने पर इसने भी पढ़ाई की, और पढ़ाई कर कर ये भी एक सरकारी नौकरी को प्राप्त कर लेती हैं। अब पूरा परिवार बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता रहा है, किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं है, बहुत अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों किसी-किसी परिवार में ऐसा हो जाता है कि लोग बिल्कुल भी कोई घमंड नहीं करते, और भगवान उनको झोली भर-भर कर देता है। तो इसीलिए कभी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, शांति से रहना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द ऐसे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।